हेलो दोस्तों स्वागत है जीओस ट्यूब में। तो जैसा कि दोस्तों मैं एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों उसी के सीरीज में ये हीट एंड मास ट्रांसफर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और ये दोस्तों इस लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी हीट एंड मास ट्रांसफर के क्वेश्चन पूछे गए मैं सबको कंप्लीट करूंगा इस लेक्चर में। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी आईसी इंजन, पावर प्लांट और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरएसी के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है यहाँ पे, इन कंपोजिट स्लैब द टेम्परेचर एट द इंटरफेस टी आई एन टी इंटरफेस में यहाँ पे मिड पॉइंट पे कितना टेम्परेचर हो रहा है, टी इंटरफेस में आपको ये हो जाएगा टू द एवरेज टेम्परेचर एट द टू एंड्स अज्यूमिंग स्टडी वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर T1 दिया गया है। यहाँ पे टी इंटरफेस का टेम्परेचर जो है वो क्या है, यहाँ पे दिया हो गया है एवरेज टेम्परेचर एट द टू एंड्स, मींस टी जो इंटरफेस का टेम्परेचर है वो आपको है T1 प्लस T2/2, क्योंकि लिखा गया है कि यहाँ पे क्या है, ये एवरेज है, एवरेज ऑफ टेम्परेचर का टू एंड्स का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें दोस्तों हम लोगों को फोरियर इक्वेशन आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है। हीट ट्रांसफर में 1D के लिए एप्लीकेबल होता है फोरियर इक्वेशन, जो कि होता है Q इज इक्वल टू माइनस के ए dt/dx। ये कहाँ पे दोस्तों वैल्यू, तो अगर आपके पास ये 1D स्लैब है तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये 1D स्लैब आपका इस टाइप का बना हुआ है, तो वहां पे अगर ये हीट ट्रांसफर हो रहा है इस डायरेक्शन में Q, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और ये परपेंडिकुलर जो इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है उसका जो परपेंडिकुलर एरिया है वो A है। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशंस हम लोग लगाते हैं, Q इक्वल टू के क्या है, मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, हीट ट्रांसफर का जो परपेंडिकुलर एरिया ये वाला जो एरिया है, इंटू dt/dx। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे हम दोस्तों लगाएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा फोरियर्स क्या होता है, फोरियर्स इक्वेशन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से कंपेयर करूंगा दोस्तों कैसा होगा, यहाँ पे एक T1 हुआ है 1 इंट, और एक यहाँ पे बनेगा हमारा थर्मल रेजिस्टेंस 1, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा T इंटरफेस, और यहाँ बनेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा और ये बनेगा हमारा T2। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होगा R1, ये हमारा होगा R2। तो अगर मैं यहाँ पे Q लिखूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो Q हीट ट्रांसफर होगा Q यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 कर दूंगा, क्योंकि Q2 सेम ही होगा यहाँ दोनों में। फिर मैं क्या लिखूंगा, इंटू T1 माइनस T इंटरफेस। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे फोरियर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 1D फोरियर इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिलेगा K1 T1 माइनस T1 प्लस T2/2b इज इक्वल टू T2 T1 प्लस T2/2 माइनस T2/b। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं B से B यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ देखिए दोस्तों K1 यहाँ पे अगर 2 या बाई 2 में कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 T1 माइनस T2/2 इंटू 2, और दोस्तों इधर क्या हो जाएगा K2, यहाँ पे देख सकते हैं 2/2 में कर दूंगा यहाँ पे, तो T1 प्लस T2 माइनस 2T2, तो एक T2 यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2/2, ओनली 2 आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ 1 से एक 2 से दूसरा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, K1 इज इक्वल टू 2K2। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू 2K2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा K1 इज इक्वल टू 2K2 हमारा है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हुआ है क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फोरियर इक्वेशन अप्लाई करना था, और 2 रेजिस्टेंस दिया होता है, एक रेजिस्टेंस ये था यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये था, और दूसरा ये था, दोनों के में हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा था, जो इक्वेट करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबरिंग भी आप ध्यान दीजिए, नंबरिंग इस बार रैंडम हो गया है, इसके लिए ऑप्शन देखिए रेशियो। अब ये पूछा गया कौन सा नंबर होगा, रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपको जो आरसी होता है, जो कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, वो L/K होता है, और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, R कन्वेक्शन, वो होता है आपको 1/HA इंटू A। अब देख लेते हैं क्या होगा, इन दोनों का रेशियो निकालूंगा अगर मैं, तो L/K/1/HA, A से कट जाएगा हमारा, फिर हमको मिलेगा HL/K। तो दोस्तों ये क्या होगा हमारा, HL/K क्या होता है, ये हमारा
इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो होता है, सॉरी प्रांड्टल नंबर आपका क्या होता है, म्यू बाई के होता है। नशनल नंबर आपका क्या होता है, नशनल नंबर आपका होता है एच एल बाई के। और बायोट नंबर आपका क्या होता है, एच एल बाई के। हाँ सॉरी बायोट नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पे ये बायोट नंबर सही होगा, यहाँ इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको अग्रेसिव नंबर क्या होता है दोस्तों, जी बीटा डेल्टा टी एल क्यू बाई न्यू स्क्वायर। इसको भी आप याद रख लीजिए, ये आपका नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होता है। और स्टैंडर्ड नंबर आप रीड कीजिएगा, होमवर्क है। प्रांड्टल नंबर आपका होता है म्यू सी पी बाई के। और बायोट नंबर होता है आपका एच एल बाई के, बट यहाँ पे एच जो होता है वो, और अगर आपका ये नशनल नंबर होता है तो उस कंडीशन में आपका के जो लिया जाता है वो लिक्विड कर जाता है। बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों कुछ बेसिक थ्योरी डिस्कस करता हूँ हीट ट्रांसफर का। तो देखिए दोस्तों, हीट ट्रांसफर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड ए मूविंग फ्लूइड इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मींस यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैं एक सरफेस लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कन्वेक्शन की बात डिस्कस की जा रही है। ये सॉलिड सरफेस है, सॉरी बहुत ही मोटा हो जा रहा है, आपका ये सरफेस है। और यहाँ से ये सरफेस से आपका टेम्परेचर है कुछ, सपोज टी सरफेस और यहाँ पर टी एम्बिएंट का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा, अगर टी एस ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी है, तो जो भी एयर यहाँ पे आ रहा है उससे हीट लेगा वो और ऊपर जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा इस टाइप का ट्रांसफर के बाद। तो इसको हम जो गवर्न करते हैं दोस्तों, वो किससे गवर्न होता है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से गवर्न जो होता है, Q इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। तो दोस्तों अगर किसी सरफेस, सपोज ये आपका सरफेस, इस सरफेस से आपको अगर हीट रिमूव करवाना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हीट आपको लेना है, तो क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पे एच की वैल्यू इंक्रीज कीजिए, या फिर आप टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज कीजिए। बट अब दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस का भी लिमिट है, तो उसको हम एक पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इंप्रूव कर नहीं सकते हैं। एच की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर दोस्तों। एच में हम दो टाइप का होता है, एक फ्री कन्वेक्शन होता है, फ्री कन्वेक्शन, और एक होता है फोर्स कन्वेक्शन। दोस्तों फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो सपोज ये आपका प्लेट था, प्लेट में जो एयर आ रहा है वो स्टैटिक एयर है, जो उसके सराउंडिंग में है उससे आपका कनेक्शन कितना होगा, जो कि आपका बुएंसी की वजह से होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। और फोर्स कनेक्शन में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, एक एक्सटर्नल एजेंट फिट कर देते हैं। वो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है, वो हो सकता है आपका फैन हो सकता है, ब्लोअर हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट ऐसा होगा जो वहां पे एयर क्या करेगा, एयर को सप्लाई करेगा, यहाँ पे उसको एक्सेलरेट करेगा, जैसे कि अमाउंट ऑफ एयर जो वॉल्यूम वो भी बढ़े, और उसका स्पीड भी, अगर हाई स्पीड पे एयर यहाँ पे सरफेस पे आएगा तो उससे क्या होगा, हीट लॉस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये इसको एच से कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है कि एरिया बढ़ा के। तो दोस्तों जो थर्ड कंडीशन जिससे कि हम किसी सरफेस से अगर हीट ट्रांसफर या हीट वहां से रिमूव करना, तो वहां पर हम एरिया बढ़ा सकते हैं। तो ये इसको स्पेशल केस बोलते हैं फिन। दोस्तों हम फिन लगा देते हैं बहुत सारे कंडीशंस में, और फिन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, सरफेस का एरिया इंप्रूव करते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हीट सिंक के लिए हम फिन यूज कर सकते हैं अगर हम कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो। बट दोस्तों फिन लगाने के लिए भी हमको फिन का भी इफेक्टिव है, फिन हम कहीं भी पुट नहीं कर सकते हैं रैंडमली। फिन का जो इफेक्टिवनेस होता है दोस्तों, वो होता है पीके बाई एच ए सी। और किसी भी कंडीशन में फिन तभी इफेक्टिव होगा जब उसका इफेक्टिवनेस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये दोनों बात आपको याद रखनी चाहिए। फिन लगाना तभी भी इफेक्टिव होगा जब आपकी उसकी इफेक्टिवनेस की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। और इफेक्टिवनेस की जो वैल्यू होती है वो होती है एच पी के बाई एच ए सी। पी आपका क्या है, पेरीमीटर होता है उस सरफेस का, जो आप वहां पे जो भी सरफेस लगाया गया है। के वक्त थर्मल कंडक्टिविटी है, एच उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और एस इसका कोर का एरिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस भी साइड में आप फिन लगाएंगे जहाँ पे एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, और पेरीमीटर टू बाई ए सी, ये जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। तो इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, फिन को लगाना होगा, तभी आपको फिन लगाने का एडवांटेज मिलेगा किसी सरफेस में। अदरवाइज आप रैंडमली फिन कहीं पुट कर देंगे तो उससे आपको हीट सिंक का काम नहीं करेगा, बल्कि वो हीट ऐड कर देगा आपके सिस्टम में, जो कि आपके सिस्टम के लिए डिजायरेबल नहीं है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना होगा। ओके दोस्तों अभी मैं और आपको कुछ जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फिन, यहाँ पे इसमें कुछ फिन दिखाया गया है। जैसे आप ये देखिए यूनिफॉर्म,
ये फिन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट फिन है, ये आपका हो गया टेपर्ड है, यहाँ पे स्प्लाइन टाइप है, ये आपका एनुलर है, और यहाँ पे हो गया ये भी स्प्लाइन टाइप है। तो दोस्तों ये सब फिन के टाइप हैं जो रियल लाइफ में किसी ना किसी कंडीशन में जहाँ पे आपको हीट रिमूव करना होता है जिस एरिया से वहां पर लगाए जाते हैं। बट इन सारे फिन्स में पाया गया है कि जो पैराबोलिक टाइप फिन होता है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, मोस्ट एफिशिएंट फिन होता है वो। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको सीधा ही बन जाएगा। तो अब तक मैंने दोस्तों आपको बताया कि फिन की इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। फिन इफेक्टिवनेस किसी प्रोपोर्शनल होता है, इंटर रूट ऑफ PK बाय HAC, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस। और रेशियो क्या होता है, Q विथ फिन डिवाइड बाय Q विदाउट फिन। तो अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपको यहाँ से फिन लगाने का एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज वो हीट एडिशन कर देगा, वो हीट आपको रिमूव नहीं करेगा, हीट ऐड कर देगा सिस्टम, जो कि आपके लिए डिजायरेबल नहीं होगा। और एक होती है फिन एफिशिएंसी। फिन एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 होगी नहीं, वो तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, 1 से लो होती है। उसकी वो कैसे मेजर होती है, मेजर होती है एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन। जैसे हमने क्या किया कि सरफेस में ये सरफेस आपका है, तो यहाँ पे फिन मैंने यहाँ लगा दिया, एक्सटेंडेड सरफेस लगा दिया, फिन लग गया यहाँ पे। तो वही एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बाय द फिन, जब आप पूरे सरफेस को उसी के बेस टेम्परेचर पे लेंगे तो कितना होगा, सरफेस इसी बेस टेम्परेचर पे लेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का रेशियो होता है आपका फिन की एफिशिएंसी। एक्चुअली मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ जा सकता है, इसका रेशियो ही पूछ दिया जाएगा SSC JEE के एग्जाम, इसलिए आप इसके रेशियोज को याद रखिए। फिन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है और फिन का इफेक्टिवनेस की रेशियो क्या होती है, कौन सा फिन ज्यादा इफेक्टिव है, फिन कहाँ पे लगाया जाता है, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। फिन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का रिलेशन है, आपको ये भी याद रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा इस वाले स्लाइड में। अभी हम लोग अभी और देखते हैं डिटेल में। अब मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा यहाँ पे बायोट नंबर। बायोट नंबर आपका क्या होता है, HLC/K। देखिए दोस्तों, बायोट नंबर आपका होता है सॉलिड के केस में, इसलिए यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं सॉलिड के लिए। और ये क्या होता है, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, और ये होता है विद इन द सॉलिड, और ये सॉलिड सरफेस है सपोज, तो सॉलिड के अंदर जो कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा और इसके सराउंडिंग में जो एयर होगा उस सरफेस का जो कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, बायोट नंबर होता है। वही क्वेश्चन फर्स्ट में था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर बायोट नंबर की वैल्यू सपोज आपका जो बायोट नंबर है वो क्या था, आपका HLC/K है। आपका बायोट नंबर बहुत छोटा है, बायोट नंबर छोटा मीन्स क्या, K की वैल्यू हाई है। K क्या रिप्रेजेंट करता है, K मीन्स क्या है, K किसी बॉडी से कितना इजिली हम हीट ट्रांसफर कर देगा, वो कितना फास्ट हीट ट्रांसफर करेगा, वो बताता है थर्मल कंडक्टिविटी किसी बॉडी की। तो अगर किसी बॉडी का K हाई है, इसका मीन्स वो कि एक बॉडी बहुत ही फास्ट हीट ट्रांसफर करेगी। तो इसलिए अगर बायोट नंबर बहुत ही लो है तो जो बॉडी होगी वो क्या होगी, उसका K बहुत हाई होगा, तो वो एक आइसोथर्मल बॉडी की तरह बिहेव करेगी। मीन्स उसका टेम्परेचर जो होगा थ्रू आउट द बॉडी इसी भी पॉइंट पर मेजर करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है। तो आपको समझ में आया होगा कि थ्रू आउट द बॉडी जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर बायोट नंबर 0 हो गया तो वो आइडियल क्या हो जाएगा, वो पूरा बॉडी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, कोई बॉडी के अंदर कोई टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, होल बॉडी आइसोथर्मल की तरह बिहेव करेगी। इसीलिए बोला गया है कि अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम है तो वो एक लम्प्ड कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करती है, और उस कंडीशन में लम्प्ड एनालिसिस जो होता है वो हमारा वैलिड होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि लम्प्ड सिस्टम क्या होता है और लम्प्ड एनालिसिस के लिए बायोट नंबर का क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बट इनकेस अगर बायोट नंबर की वैल्यू 1 के आसपास आ गई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में आपका वो R कंडक्शन विद इन द बॉडी इज इक्वल टू R कन्वेक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा आपका कि लम्प्ड एनालिसिस आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो आपका विद इन द बॉडी का रेजिस्टेंस है वो अब 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वहां पे होगा। इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग लम्प्ड एनालिसिस ना लगाते हम लोग हेसलर चार्ट यूज करते हैं, जो कि आपको जानना नहीं है, बस आप बता दे रहा हूँ डिटेल में। हेसलर चार्ट यूज करते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस के लिए उस चार्ट में वैल्यूज दी गई है लैम्डा की, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोट नंबर का, लम्प्ड एनालिसिस क्या होता है, और कैसे अगर बायोट नंबर की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है। दोस्तों अभी मैं आपको पहले स्लाइड में बताया था कन्वेक्शन के फ्लो में दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं, फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। फ्री कन्वेक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं।
ये होता है इंड्यूस बाय बॉयंसी फोर्स, या इसको जो डेंसिटी जो इंड्यूस करती है ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसकी वजह से होता है। और ये जो होता है फोर्स कन्वेक्शन, ये हम लोग इसी एक्सटर्नल मीन से करते हैं। तो और लेकिन इन दोनों कंडीशन का जो एच की वैल्यू होती है वो लो होता है कंपेयर टू द फेज चेंज। अगर फेज चेंज हुआ बॉइलिंग कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में एच की वैल्यू बॉइलिंग और कंडीशन के इसमें हाई होता है कंपेयर टू आपका नेचुरल और फोर्स कनेक्शन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। किसी प्रॉब्लम में पूछ सकता है कि रेंज की वैल्यू दे देगा, बताएगा कि बॉइलिंग के लिए कौन सा किस रेंज में आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की वैल्यू होती है, बोल देगा आपको कि कन्वेक्शन बॉइलिंग कंडेंसेशन के लिए क्या होता है, या फिर आपको बोल देगा कि एच एन एफ मीन्स नेचुरल कन्वेक्शन में और फोर्स कन्वेक्शन में एच की वैल्यू क्या होती है। तो अब इसलिए दोस्तों एच जो नेचुरल होगा सबसे कम होगा वो, फिर एच फोर्स आएगा, देन एच बॉइलिंग और कंडेंसेशन आएगा। इसको भी आप याद रखिए थोड़े दिमाग में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज भी दिया गया। फ्री कन्वेक्शन में अगर गैसेस हैं तो वो 2 से 25 के बीच में होगा, गैसेस हैं तो क्या होगा और भी लो होगा, लिक्विड है तो क्या होगा 50 to 100 होगा। अगेन फोर्स कन्वेक्शन में अगर गैसेस हैं तो थोड़ा ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली लिक्विड से कम ही होगा यहाँ पे भी। और बॉइलिंग कंडीशन का रेंज देखिए सबसे हाई है, ये भी आप दिमाग में अपने याद रखिए। देन दोस्तों ये बॉइलिंग कर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बॉइलिंग कर में क्या होता है कि ये आपका जो बॉइलिंग है यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे आपका जो हीट फ्लक्स है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस है Ts माइनस सेचुरेशन टेम्परेचर इंटू T सरफेस टेम्परेचर माइनस सेचुरेशन टेम्परेचर। तो दोस्तों अगर आपका ये पॉट है जिसमें बॉइलिंग कर रहे हैं और सरफेस का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो जब सरफेस का टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर से 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि वहां पे न्यूक्लियर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मीन्स क्या कि बबल धीरे धीरे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वाटर आप गर्म करते तो इनिशियली आप वहां से स्मॉल बबल नहीं निकलते, जब थोड़ी देर बाद आप टेम्परेचर बढ़ जाता तो बबल निकलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन इनिशियली जो बबल बनते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो बबल अपना हीट लॉस करके यहाँ से चलेंगे, यहाँ से बबल चलाइए तो यहाँ पे आके लॉस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि वहां तक ऊपर तक पहुंच पाए। जैसे यहाँ से निकला, सराउंडिंग का जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, लो है, अपना हीट यहाँ लूज किया और बबल यहीं पे क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया ऊपर तक पहुंचने पे। लेकिन जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे जब पहुंच जाएगा वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अभी जो सराउंडिंग का वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, बबल का टेम्परेचर हाई है, तो अभी हीट लॉस नहीं कर पाएगा वो ऊपर जाके यहाँ पे फाइनली जाके क्या करेगा, यहाँ पे वो बबल जो है ब्लास्ट करेगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इस कंडीशन में अगर आपका, इसको बोलते हैं सबकूल्ड और सैचुरेटेड बॉइलिंग। तो सबकूल्ड बॉइलिंग में दोस्तों क्या होता है कि उस कंडीशन में आपका जो बबल है वो टॉप पे नहीं पहुंच पाता है, और सैचुरेटेड बॉइलिंग में क्या होता है कि वो बबल जो है आपका, ये भी क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में आपको, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। अगेन दोस्तों जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी बबल जो है खूब सारे बनने स्टार्ट होंगे, खूब बबल निकलने स्टार्ट होंगे। आप देखते होंगे जब आप पानी गर्म करते होंगे धीरे धीरे बबल अब जो ऊपर तक जा रहे हैं फट रहे हैं, लेकिन खूब बबल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, अचानक जो हीट जो आपको मिल रहा है हीट फ्लक्स वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये बबल आपको क्या करेंगे, एक इंसुलेटर की तरह, इंसुलेशन की तरह काम करने स्टार्ट कर देंगे, इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, और ये आपका हीट लॉस को, हीट को क्या करेंगे, सप्लाई में हीट फ्लक्स को डाउन कर देंगे। और इस पॉइंट डी पे देख सकते हैं आपका मिनिमम हीट फ्लक्स है। अगेन अगर हम टेम्परेचर फिर से बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, और सडनली क्या होगा, आपका टेम्परेचर, आपका हीट फ्लक्स फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फिल्म बॉइलिंग में रेडिएशन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपको बॉइलिंग समझ में आया होगा कि बॉइलिंग में कैसे कैसे कर्व होना है। इनिशियली आपको टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ धीरे से इनिशियल एक दो बबल निकलेंगे, बट वो बबल अभी निकल रहे हैं, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो लो है, इसलिए बबल निकला वहां नीचे से, जैसे ऊपर जाएगा वो अपना हीट वहां पे दे देगा सराउंडिंग वाटर को, और वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट कुछ और टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो, जब सराउंडिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया तो बबल के पास इतनी एनर्जी आ गई कि बबल अब वाटर के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके वहां पे फूटेगा। फिर अगेन जब बबल बहुत ज्यादा बन जाएगा तो बबल इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो हीट फ्लक्स सडनली डिक्रीज हो जाएगा। अगेन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के थ्रू हीट आपको क्या हो जाएगा, फ्लो होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। दोस्तों हम लोग मूव करते हैं। मैंने दोस्तों और सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ जो एसएससी जे में मैंने पेपर्स में एनालाइज किया, देखा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका मैंने जो फोरियर इक्वेशन बताया दोस्तों वो आपको 1D के लिए होता है, बट अगर आपको 3D हीट ट्रांसफर है विथ हीट जनरेशन, और वहाँ पे वो स्टडी
हीट स्टडी स्टेट कंडीशन में नहीं है, टाइम के साथ वेरी भी कर रहा है। तो आपका दोस्तों ये होता है कंप्लीट इक्वेशन, इसको आप याद रख लीजिए। इसको लिखते हैं शॉर्ट में, इसको लिखते हैं del 2 t प्लस e बाई के 1 बाई अल्फा del t बाई del t, ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। यहाँ पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में टेम्परेचर का हो गया, अगेन ये आपका हो गया हीट जनरेशन, और ये आपका हो गया टाइम, तीनों एक ही में आ गया। कौन सा इक्वेशन कब वैलिड है और क्या ये क्राइटेरिया है वो आपका दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आप सारे क्राइटेरिया को, पॉइजन इक्वेशन कब हो जाता है, लाप्लास इक्वेशन, फूरियर इक्वेशन कब बनता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और इक्वेशन आपका नॉन होमोजेनियस मटेरियल के लिए वैलिड है फर्स्ट वाला, क्योंकि के यहाँ देखिए के को अंदर रखा गया है, अभी के यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया। जब हम के को बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा, आइसोट्रोपिक हो जाएगा, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक हो जाएगा। टी यहाँ पे 0 हो गया तो क्या स्टडी स्टेट के लिए वैलिड हो जाएगा ये। और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा भी है कि यहाँ पे होमोजेनियस भी हो गया, आइसोट्रोपिक भी होगा, स्टडी स्टेट भी होगा, और यहाँ पे देखिए हीट जनरेशन और पार्ट भी 0 कर देती है, आपका ऐसा कुछ बन गया, सिंपल बन गया, ये लाप्लास इक्वेशन टाइप बन गया। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर को दोस्तों डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा, टू द हाइड्रोडायनेमिक सॉरी थर्मल बाउंड्री लेयर को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं ना, डेल बाई डेल टी क्या होता है, पेंडल नंबर टू द पावर 1/3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन आप उल्टा पूछ दिया गया तो क्या हो जाएगा, पेंडल नंबर टू द पावर -1/3, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो उसको आप याद कर लीजिए। अगेन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K are available for legging a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of each material is same। तो दोस्तों यहाँ पे K और 2K दो मटेरियल आपको लगाना है और पाइप को इंसुलेट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हायर थर्मल कंडक्टिविटी, सपोज आपका ये पाइप है और आप हायर थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल जो पाइप को इनिशियली लगा देंगे तो ये हीट ज्यादा कर देगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर ज्यादा करवा देगा दूसरे वाले, तो फायदा ही नहीं कुछ। इसलिए आप इनिशियल में हीट आपको रोकना है, इंसुलेट करना है, तो आप यहाँ पे जो इनर सरफेस पे जो लगेगा वो लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होगा, और जो आउटर सरफेस पे होगा वो हायर थर्मल कंडक्टिविटी होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, मटेरियल विद लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज इनर लेयर, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो आपका हायर थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल जो है उसको आउटर लेयर पे लगाना है, इसको दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इंसुलेट करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे क्रिटिकल थिकनेस से पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, दो टाइप क्वेश्चन क्रिटिकल थिकनेस से पूछे जाते हैं। एक होता है आर क्रिटिकल रेडियस, पहले क्रिटिकल रेडियस बताइए आप, आर क्रिटिकल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर से, ये क्रिटिकल रेडियस है आर क्रिटिकल। मैं पहले दिखाता हूँ आपको सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए होता है दोस्तों के बाई एच, और अगर मैं बताता हूँ आर क्रिटिकल, स्फेयर की बात करता हूँ जो कि इस क्वेश्चन पूछा गया है, स्फेयर तो होता है 2K/h। लेकिन दोस्तों ये क्रिटिकल रेडियस है, अगर आपसे पूछा गया थिकनेस क्या होगा, तो इस आर में से आपको जो आउटर रेडियस आप माइनस कर देंगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिलेंडर केस में 2K/h होता है। पर दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए यहाँ पे, जब हम इंसुलेशन लगाते हैं मटेरियल में, तो इनिशियली क्या होता है, जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता जाता है। देखिए आप जैसे घट रहा है रेजिस्टेंस, मीन्स वो ज्यादा हीट लॉस करता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे मैक्सिमम हीट लॉस आपको मिलता है थिकनेस लगाने के बाद भी, तो आप अगर आपको बॉडी को से आपको हीट लॉस को रोकना है, मीन्स इंसुलेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्रिटिकल उस मैक्सिमम हीट ट्रांसफर से के बाद आपको और भी ज्यादा इंसुलेशन बढ़ाना होगा यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो आउटर लेयर है, जो मटेरियल है वो बर्न ना करे, इसलिए क्या करते हैं, उसको हम उसका क्रिटिकल थिकनेस यहाँ तक रखते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस लो है, थर्मल रेजिस्टेंस लो होने से क्या होगा कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाएगा। तो सपोज ये वायर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ वायर से फ्लो हो रही है, तो अगर यहाँ पे क्रिटिकल थिकनेस हम लोग यहाँ तक रखेंगे, आर क्रिटिकल तक रखेंगे, तो हमारे यहाँ पे हीट लॉस हो जाएगा मैक्सिमम, उसकी वजह से वायर जो हमारा होगा सेफ होगा। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ तक रखना चाहिए अगर हमको इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह डिजाइन करना है। बट अगर हमको पाइप वगैरह, स्टीम पाइप और थर्मल सिस्टम्स में अगर हमको इंसुलेट करना है,
तो उसको क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा लाके करना पड़ेगा हमको, तब हमारा इंफ्लेशन होगा। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि किस कंडीशन में कौन सा इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लियर बॉइलिंग में आपको बॉइलिंग बहुत अच्छे से समझाया, बॉइलिंग कर में आप उससे आप इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वॉल वेरिंग, यहाँ पे देखिए के जो है कांस्टेंट नहीं है, के की वैल्यू जो के इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के नॉट 1 प्लस अल्फा टी, मीन्स टी से अगर टी के साथ साथ क्या हो रहा है, के वेरी कर रहा है। टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द वॉल एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको कर्व दिखा देता हूँ। ये कर्व अगर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है तो हमको लाइन ऐसा मिलता है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको लाइन ऐसा मिलेगा। इन सेंटर पे क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको डिटेल में। इससे पहले मैं इसका थ्योरी थोड़ा डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हीट एक्सचेंजर में जो है, हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है कि दोस्तों वो क्या करता है, सपोज मैं बताता हूँ, अगर ये आपका हीट एक्सचेंजर है तो वहां पे एक होगा कोल्ड फ्लूइड, एक होगा हॉट फ्लूइड। तो वहां पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। जो आपका हॉट फ्लूइड होगा कोल्ड फ्लूइड को हीट करेगा, और जो आपका हॉट फ्लूइड होगा वो आपको क्या होगा, अपना हीट लूज करेगा। ये होता है हीट एक्सचेंजर में। और तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बन सकता है हीट एक्सचेंजर कि यहाँ पे देखिए हॉट फ्लूइड ऐसा अपना हीट रिड्यूस किया, और कोल्ड फ्लूइड अपना यहाँ से यहाँ रिड्यूस किया। ये एरो आपका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, एरो आपका डायरेक्शन इसी में होना चाहिए, एरो यहाँ पे गलत है। इसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ऐसा भी बन सकता है कि हॉट फ्लूइड आपका ऐसे हीट आपको लूज किया, और कोल्ड फ्लूइड आपको ऐसे हीट गेन किया। ये हो गया आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। देखिए जब डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल फ्लो होगा। देखिए यहाँ पे कोल्ड हॉट फ्लूइड तो अपना हीट लूज किया ही, और कोल्ड फ्लूइड अपना हीट गेन भी किया कर रहा है। और आपका डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो जाएगा। दोस्तों हीट जो इफेक्टिवनेस होता है हीट एक्सचेंजर का, वो होता है क्यू, एक्चुअल हीट ट्रांसफर, और मैक्सिमम कितना है पॉसिबल हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों हीट एक्सचेंजर डिजाइन के दो मेथड होते हैं, एक होता है एलएमडीटी मेथड, एक होता है इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड। दोस्तों अगर आपका टेम्परेचर आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आपको नोन है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एलएमडीटी मेथड। अगर आपको टेम्परेचर नोन नहीं है तो आपको इफेक्टिवनेस नोन होना पड़ेगा, और उसके बाद हम इफेक्टिवनेस एनटीयू। एनटीयू क्या होता है, नंबर ट्रांसफर यूनिट, जो होता है यूए बाई सी मिन। सी मिन दो फ्लूइड होता है ना आपका, एक हॉट एंड कोल्ड, जिसका भी सी मिनिमम होगा उसको हम पुट करके हम एनटीयू निकाल लेंगे। अगेन दोस्तों स्पेशल केस देखते हैं। अगर आपके पास कंडेंसर है तो कंडेंसर में आप जानते हैं कि आपका एक जो फ्लूइड होता है वो कंडेंस करता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसका तो टेम्परेचर फिक्स होगा, और दूसरा टेम्परेचर आपका हीट, दूसरा जो फ्लूइड होगा हीट गेन करेगा। सिमिलरली इवेपोरेशन में क्या होता है, जो फ्लूइड आपका जिस टेम्परेचर इवेपोरेशन टेम्परेचर एक पार्टिकुलर फ्लूइड का फिक्स रहता है, और अपना धीरे धीरे इवेपोरेट कर जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हीट एक्सचेंजर में जानना चाहिए, हीट एक्सचेंजर में, कि एलएमडीटी क्या होता है। तो दोस्तों एलएमडीटी जो होता है आपका, सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे एलएमडीटी निकालना है, कोई भी हीट एक्सचेंजर हमको दिया गया, मुझे उसका एलएमडीटी निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसका ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस निकालूंगा, ये वाला। तो ये मैं लिखता हूँ उसको थीटा1। थीटा1 क्या होगा यहाँ पे, टी एच आई माइनस टी सी आई। थीटा2 क्या होगा आपका, ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस होगा, TH2 माइनस TC2। तो LMDT क्या होगा, LMDT पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, कंडीशन में क्या होगा, थीटा1 माइनस थीटा2 डिवाइड बाय ln थीटा1 बाय थीटा2। ये आपका LMDT हो जाएगा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का, इसलिए मैंने पैरेलल का यहाँ पे वो बनाया। अगर मुझे इसका निकालना हो काउंटर फ्लो का, तो फिर इस यहाँ पे मैं निकालूंगा थीटा1, जो कि होगा TH1 माइनस TC2, और फिर यहाँ निकालूंगा मैं थीटा2, जो कि होगा TH2 माइनस TC1। और अगेन फॉर्मूला एलएमडीटी का होगा, एलएमडीटी का फॉर्मूला लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस वही होगा काउंटर फ्लो के लिए, क्या होगा थीटा1 माइनस थीटा2 ln थीटा1 बाई थीटा2। तो है दोस्तों, आपको एलएमडीटी कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा, काउंटर फ्लो में कैसे निकालना है, और
पैरेलल फ्लो में कैसे निकालना है भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपका स्पेशल केस में रहे, जो मैं दिखा रहा था यहाँ पे कंडेंसेशन और बॉइलिंग का केस, इवेपोरेशन का केस है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा आपका, उस कंडीशन में देख लीजिए दोस्तों, जो डेल्टा T1 और T2 यहाँ पे है और डेल्टा T1 और T2 यहाँ पे है, दोनों का डिफरेंस तो सेम ही आएगा। और एलन में भी अगर जो भी ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से लिखेंगे तो हमारा मेंटेन हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका एलएनबीटी सेम होता है, चाहे दो हीट एक्सचेंजर पैरेलल हो या फिर वो काउंटर हो। ये आप भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको समझेगा। अभी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने लिया हीट एक्सचेंजर का। यहाँ पे दोस्तों हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस पूछा गया है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय मिनिमम हीट ट्रांसफर। लेकिन दोस्तों उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंस होता है। रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऐसे हम दोस्तों, सी मिन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी THI माइनस TCI। THI मीन्स क्या होगा, आपका जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, और TCI मीन्स क्या होगा, जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर मिनिमम होगा। तो ये आपको मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा किसी पार्टिकुलर हीट एक्सचेंजर में, और जिसके करस्पॉन्डिंग सी में यहाँ पे होगा उसको मुझे ऊपर रखना है। तो सपोज मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, इसमें देखिए आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, आपका जो ऑयल है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, 150 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिक्रीज किया। और ये पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर है, और वाटर जो है आपका क्या हो रहा है, उसका 25 डिग्री से 80 डिग्री तक, ये भी 80 डिग्री पहुंच रहा है, दोनों सेम टेम्परेचर पहुंच रहा है, सॉरी 60 डिग्री पे जा रहा है। तो CMC ऑयल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं ऑयल का देखता हूं तो 150 माइनस 180 मीन्स कितना होगा ये। अगर मैं इसको 150 में से 180 घटाऊंगा तो आपको मिलेगा, आपका ये 70 डिग्री मिलेगा, इजिकल टू MC आपका, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे वाटर W, वाटर लिख दिया, तो ये टेम्परेचर कितना मिलेगा 25, और ये 60 है, तो उसको मैं अगर माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा आपका, ये आपको मिल जाएगा 45 जैसा मिलेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ MC ऑयल डिवाइड बाई MC वाटर 45/70, तो आपका इसमें किसका लो आएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो आपका MC वाटर का जो है C मैक्स हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए MC ऑयल जो है इसका C मिन होगा। इसलिए इस कंडीशन में हम जो निकालेंगे जो हमारा इफेक्टिवनेस आएगा वो कितना निकलेगा, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू, ऑयल का ऊपर लिखना पड़ेगा हम लोगों को, 150 माइनस 80 डिवाइड बाई TCI 150 माइनस THI माइनस TCI 25, इसको लिखना पड़ेगा। और दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 0.56। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा। सी मिन अगर आपको वहाँ पे M और C की वैल्यू नहीं दी गई तभी आप कैसे सी मिन निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, MC डेल्टा T लगाना है फर्स्ट वाले में हॉट फ्लूइड में, और MC डेल्टा T लगाना है कोल्ड फ्लूइड में, दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने पे आपको लग रहा है कि ये लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे वाटर का MC C वाटर ग्रेटर देन C ऑयल, तो C ऑयल क्या हो गया, लोअर हो गया, तो लोअर को पुट करेंगे और नीचे तो आपका कांस्टेंट आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगेन दोस्तों अब एक क्वेश्चन में लिया है कि मुझे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, सॉरी यहाँ पे हमको निकालना है कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है और यहाँ पे NTU दिया हुआ है 0.5, तो हमको निकालना है उसका इफेक्टिवनेस कितना होगा। लेकिन अब एक कंडीशन है दोस्तों कि यहाँ पे जो हीट एंड मास फ्लो रेट है सेम फॉर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, मींस यहाँ पे जो C है, C की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। C की वैल्यू अगर 1 आती है तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिवनेस होता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का, वो होता है आपका NTU बाई NTU प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 1/3, 0.33 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, C इक्वल टू 1 में आपका अगर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो इसका फॉर्मूला ही होता है, लेकिन अगर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T माइनस 2 टू द पावर NTU डिवाइड बाई 2। और अगर C0 है, C0 कब होगा, C0 आपका केस होता है बॉइलिंग और कंडेंसेशन का केस, स्पेशल केस बोला जाता है इसको। उस कंडीशन में चाहे वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो, दोनों ही केस में उसका इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है E माइनस NTU। इसको याद रखिए, ये भी आप याद रखिए। तो आई होप दोस्तों आपको हीट एक्सचेंजर का डाउट सब क्लियर हो गया होगा मैं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन आपका है वो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेडिएशन से है।
क्योंकि यहाँ पूछा गया कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर में आपको से कैसे, तो देखिए दोस्तों क्यू जो रेडिएशन होता है वो होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4 अगर आइडियल केस है तो, सिग्मा ए टू द पावर 4। और दोस्तों दिया क्या है इसमें कि जो दो बॉल उसको डायमीटर दिया हुआ है d1/d2 दिया हुआ है आपका 2/1। अब पूछा गया है टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टी सेम है, तो टी तो यहाँ पे सेम ही है, तो कोई एरिया सिग्मा सेम रहेगा, सिग्मा तो आपका कांस्टेंट है बोल्ट्स में। ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्यू आर 1/QR2 क्या हो जाएगा, R1/R2 या D1/D2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर मीन्स 4:1 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। अगेन which of the following is expected to have the highest thermal conductivity, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए समझिए आप दोस्तों कि आपके पास अगर कोई सॉलिड है, प्योर सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी देन के एलॉय या कंपोजिट, एक ही बात है, देन के लिक्विड, देन के गैस। ये थर्मल कंडक्टिविटी का दोस्तों है क्या होता है अरेंजमेंट करने का तरीका होता है। अगर सॉलिड है उसको ज्यादा होगा कंपेयर टू लिक्विड कंपेयर टू गैस, और सॉलिड में भी अगर प्योर कोई सॉलिड है तो उसका ज्यादा होगा कंपेयर टू द एलॉय और कंपोजिट, ये आप याद रखें। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो स्टीम आपका सॉलिड नहीं है, मेल्टिंग आइस, सॉलिड आइस, वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In the figure given below, curve A will be applicable when thermal conductivity of the material। दोस्तों ए जो है ये कब, मैं ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हूँ, ए क्या है आपका टेम्परेचर के साथ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है तब ये अप्लीकेबल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये पहले भी आया था, मीन्स के इक्वल टू क्या होना चाहिए के 1 + अल्फा टी, ये वाला कंडीशन होगा तो ये करवाएगा। अगर माइनस हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, अगर के कुछ भी नहीं होगा 0 हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा मिडिल वाला। भाई दोस्तों को समझ आ गया होगा कैसे कैसे आपका कर्व बनता है, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, इन स्पाइट ऑफ लार्ज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन द बॉइलिंग लिक्विड, जैसा मैं दिखा चुका हूँ, फिन आर यूज एडवांटेजियसली व्हेन द इंटायर सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द फिल्म बॉइलिंग। दोस्तों हीट फिर हम वहां पर लगा सकते हैं जहां एच की वैल्यू लो होती है, तो आपने कर्व में देखा होगा कि फिल्म बॉइलिंग कंडीशन में यहाँ पर एच की वैल्यू थोड़ा लो है कंपेयर टू अदर कंडीशन, यहाँ पे हम लगा सकते हैं फिन को, और उस कंडीशन में आपको जो हीट ट्रांसफर और रेडिएशन क्या हो रहा है तो वहां पे फिन का जो सरफेस है वो कोरोड भी नहीं होगा। ऑन अ समर डे a scooter rider feel more comfortable while on the moving than while at the stop, मींस अगर स्कूटर वाला राइड कर रहा है समर डे में तो जब मूव कर रहा है तो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, जब रुक जा रहा है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होगा। देखिए दोस्तों अगर आप मूव करेंगे तो क्या होगा, आपको फोर्स्ड कन्वेक्शन से आपका हीट क्या होगा रिमूव होगा आपकी बॉडी से, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करके होगा आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे आप फैन लगा लेते हैं तो आपका हीट जल्दी से, गर्मी लगती है आप तो फैन के सामने बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपका हीट लॉस जल्दी होता है फोर्थ कन्वेक्शन थ्रू। आप सिंपल बैठ जाएंगे थोड़ा आराम मिलेगा बट उतना जल्दी आपको बॉडी से हीट रिमूव नहीं हो पाएगा। ये आपका फोरियर लॉ होगा इस क्वेश्चन का डी, क्योंकि वन डे हीट ट्रांसफर इक्वेशन फोरियर लॉ दिखते हैं। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस एनी प्लेन नॉर्मल टू द एक्स डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, जो कि वही है के ए dt/dx, नॉर्मल सरफेस का होता है क्यू, फोरियर लॉ है। एनबीटी का लिया हूँ, एयर इंटर द काउंटर फ्लो एक्सचेंजर, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। आपके पास क्या है काउंटर फ्लो एक्सचेंजर, जहाँ पे एयर का टेम्परेचर घट रहा है 70 to 40 हो रहा है और वाटर इंटर कर रहा है 30 पे जो कि 50 पहुंच जा रहा है, 30 पे इंटर करके 50 पहुंच जा रहा है। दोस्तों θ1 यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है हमारा 70 - 50, और θ2 क्या निकल के आ रहा है 40 - 30। तो दोस्तों आपका एलएमडी क्या होगा, θ1 - θ2 डिवाइड बाय ln θ1/θ2, θ1 क्या हो जाएगा 20 - 10, क्योंकि 20 ही होगा और एक 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई ln 2 हो जाएगा, 20/10 2 हो जाएगा, तो 10/ln 2, ln 2 क्या होगा आपका 0.69 हो जाएगा ये, तो समथिंग 100/7, तो 7 7
30। तो दोस्तों आपको कुछ आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आएगा, ये दोस्तों मैंने एक कर्व लिया है, ये आपका देख सकते हैं ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है डिफरेंट रेंज में वेवलेंथ को दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग रेडिएशन में जो रेड किया था उसका दोस्तों जो रेंज होता है वो होता है आपका 0.1 to 100। ये आपका थर्मल रेडिएशन के यूज में यूज होता है। लेमडा की वैल्यू 0.1 to 100 माइक्रोमीटर। इसको आप अच्छे से याद रखिए, ये भी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है कि थर्मल रेडिएशन के लिए कौन सा वेवलेंथ रेंज यूज होता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा आज के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों इसी के साथ आपका हीट ट्रांसफर मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आऊंगा। और इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।